जय हिंद बेटा। हमारे भूगोल के विद्वान साथी आपके लिए भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करके विभाग तक पहुंचाते हैं और विभाग स्माइल प्रोजेक्ट के माध्यम से आप तक और उन्हीं की व्याख्या को लेकर मैं आप तक, क्योंकि आपका बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो बाकी है, आपकी रूटीन में तैयारी होती रहे, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते रहे, कुछ नई चीज़ें आप इन दिनों सीखें, कुछ नए प्रश्न आप तैयार करें। इसी कड़ी में स्माइल प्रोजेक्ट में आपको प्राप्त हुआ है आज भूगोल विषय का चौथा पेपर। 10 प्रश्न हल करें और अपने चेहरे पर स्माइल लाएं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न, IRDP का पूरा नाम बताइए। प्रश्न है पहला, IRDP का पूरा नाम। आप उत्तर में पहले लिखेंगे IRDP का पूरा नाम। इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में लिखना चाहें तो आप हिंदी में लिख सकते हो। हिंदी में कहते हैं बेटा इसको पूरा नाम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। विकास कार्यक्रम, यह है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। इंग्लिश में आप लिखना चाहें, मैं रोमन इंग्लिश लिख देता हूं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आई यानी इंटीग्रेटेड, एकीकृत, मिला के। आर यानी रूरल यानी ग्रामीण, डी यानी डेवलपमेंट यानी विकास कार्यक्रम। आपका जो मन करे, हिंदी में याद रहे तो हिंदी में, इंग्लिश में याद रहे तो IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये आपको इस प्रश्न का उत्तर है वो लिखना है। आपको पता है ये 1978-79 यानी 1978-79 में ये प्रारंभ हुआ था और इस कार्यक्रम में BPL परिवार के जो लोग होते हैं उनको पैसे कमाने के लिए, अपना घर खर्च निकालने के लिए उन्हें बैंक द्वारा, बैंक के माध्यम से दूधारू पशु है, बैलगाड़ी है, सिलाई मशीन है, उसके लिए लोन दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है, साथ में यानी छूट दे दी जाती है। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई, मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये कहा है बेटा, भी प्रश्न आ गया ठीक है, हमने इसका पूरा नाम कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ जब आप तैयारी करें तो इससे जुड़े हुई बातें भी आप साथ में थोड़ा सा पढ़ लें। और कई बार क्या होता है, एक बार पढ़ी हुई बात भी हमारे पेपर में याद रह जाती है। ठीक है, तो यहां तो इतनी बात थी, IRDP का पूरा नाम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अब देखिए आगे दूसरा प्रश्न, राजस्थान में जल संचयन एवं संरक्षण की किन्हीं 2 परंपरागत विधियों के नाम बताइए। पुराने टाइम से जो हमारे मेथड चल रहा था, तो पहले आप प्रश्न में वही हेडिंग बना देंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से उत्तर लिखेंगे। राजस्थान में जल संचयन और संरक्षण की 2 परंपरागत विधियों के नाम कौन कौन से आप लिख सकते हो, ये लाइन लिखे आप लिख सकते हो। जैसे अपने गांव में होते हैं जोहड़, जोहड़ लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद तालाब, ठीक है, आप लिख सकते हो कुई। ध्यान दीजिए ये टॉयलेट वाली बात नहीं कर रहा। ठीक है, कुई आ गई, कुंड आ गया, कुंड अपने घरों में बनाते हैं। टांका जो बनाते हैं पश्चिमी राजस्थान में, टांका, खड़ीन जैसलमेर में बनाते हैं। खड़ीन में क्या होता है, खेत के बाहर पहाड़ बांध दी जाती है या कच्ची पक्की दीवार कर देते हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जिससे वहाँ का जल स्तर भी भूमि का है वो बढ़ जाता है, पीने के लिए पानी मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये 6 नाम लिख दिए हैं, जोहड़, तालाब, कुई, कुंड, टांका, खड़ीन। इनमें से कोई 2 नाम आपको इस प्रश्न के अंतर्गत लिखने हैं। ये हमारी परंपरागत जल संरक्षण की विधियों के नाम है। आगे बढ़ते हैं बेटा, तीसरा प्रश्न देखिए आप अपने स्क्रीन पर, जनसंख्या प्रवास के कितने पक्ष होते हैं।
जनसंख्या प्रवास के कितने पक्ष होते हैं, यानी एस्पेक्ट आपसे पूछे हैं। जनसंख्या प्रवास, प्रवास का मतलब माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि जनसंख्या प्रवास के 5 पक्ष होते हैं। जनसंख्या प्रवास के 5 पक्ष होते हैं। ये बात लिख के आप नीचे वाली लाइन में फिर आप 5 पक्षों के नाम लिखेंगे। नाम है देश पक्ष, दूसरा नाम आप लिखेंगे काल पक्ष, काल पक्ष, तीसरा नाम आप लिखेंगे कारण पक्ष, कारण पक्ष, चौथा नाम आप लिखेंगे संख्या पक्ष, और 5वां आप लिखेंगे स्थिरता पक्ष। तो जनसंख्या प्रवास के 5 पक्ष हैं, देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष, संख्या पक्ष और स्थिरता पक्ष। देश पक्ष का मतलब है भी एक देश से दूसरे देश में। काल यानी समय, किस समय में कितने गए, कारण क्यों गए, संख्या, संख्या रूप में कितने गए, स्थिरता जो जाकर वहीं स्थायी रूप से बस गए। ठीक है, तो 5 पक्ष आते हैं, देश, काल, कारण, संख्या और स्थिरता। ये बात आप इस प्रश्न में ऐड कीजिएगा। चौथा प्रश्न देखिए बेटा आपकी स्क्रीन पर, क्या सहरिया जनजाति की छोटी बस्तियां और गांव क्या कहलाते हैं। हम सहरिया जनजाति पर पूरा एक वीडियो कर चुके हैं। तो सहरिया जनजाति की चौथे प्रश्न में आप लिखेंगे सहरिया जनजाति की छोटी बस्तियां। तो आप लिखेंगे पहले लाइन, सहरिया जनजाति की जो छोटी बस्तियां हैं उनको कहा जाता है सहराना। छोटी बस्तियों का नाम है सहराना। फिर आप लिखेंगे उसने गांव का पूछा है, तो गांव को कहते हैं सहरोल। और डिटेल है, आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, सहरिया जनजाति इंपॉर्टेंट है काफी। तो चौथे प्रश्न में आप क्या लिखेंगे, सहरिया जनजाति की छोटी बस्तियां सहराना और गांव है वो सहरोल कहलाते हैं। ठीक है, ये लिखेंगे आप। 5वां प्रश्न देखिए बेटा आपकी स्क्रीन पर, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री जल मार्ग कौन सा है। विश्व का सबसे व्यस्ततम, बिजी समुद्री जल मार्ग कौन सा है। इसका उत्तर याद आ गया होगा, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग या समुद्री मार्ग। व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग, अटलांटिक महाद्वीप महासागर, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। क्या आपको याद आ रहा होगा, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग विश्व का सबसे बिजी है। क्यों? क्योंकि अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें, जो इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका है, इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, तो ये पश्चिमी यूरोप को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है, जिसमें कनाडा और यूएसए आता है। तो सबसे व्यस्ततम बिजी है। ठीक है, और लगभग 1/4 यानी 25% जो व्यापार होता है इधर यूरोप और अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के मध्य होता है। ठीक है, और लगभग इसके अंतर्गत 25% जहाज है वो यहीं से होकर गुजरते हैं। और आपको मैं एक बात और कहूंगा भी, ये जो आपका टॉपिक है जलमार्ग वाला, इसको आप जो विभिन्न जलमार्ग दिए हुए हैं उनको आप नक्शे में भरना जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे आ गया भी उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग को आप, क्योंकि आपके 6 नंबर का 2 नंबर का वर्ड, 2 नंबर का इंडिया और 2 नंबर का राजस्थान का मानचित्र भी आना है। ठीक है, तो अभ्यास जरूर कीजिएगा। तो पश्चिमी यूरोप को उत्तरी अमेरिका से, महाद्वीप से जोड़ने वाला ये दुनिया का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है, समुद्री जलमार्ग है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। आगे बढ़ते हैं बेटा, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है कि भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय, अब आपको यह भी पता होना चाहिए बेटा उष्ण कटिबंधीय क्या है। उष्ण कटिबंधीय वो होता है जहां का टेम्परेचर लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो, जहां बारिश लगभग 200 सेंटीमीटर होती हो, और सदाबहार का मतलब है जो हमेशा हरा भरा रहे, वो सदाबहार। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, उसके लिए भारत में 3 क्षेत्र है। 3 क्षेत्र यानी 3 इलाके में ये वन हमारे ज्यादा मिलते हैं।
तो आप क्या लिखेंगे, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, फिर आप उनके नाम लिख दीजिएगा। उत्तरी पूर्वी हिमालय, उत्तरी पूर्वी हिमालय, वो भी अब क्योंकि भारत की बात हो रही है तो आप भारत शब्द लगा दीजिए। उत्तरी पूर्वी भारत हिमालय, इसके अंतर्गत क्या होता है, जो हमारा तराई प्रदेश है वो आ गया, और प्लस 7 सिस्टर, इधर वाले जो 7 राज्य हैं उनका नाम लिखना चाहो तो वो भी आप यहां लिख दीजिएगा। कौन कौन से हो गए, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, वहां से मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो 7 सिस्टर, 7 राज्यों के नाम और प्लस तराई प्रदेश, इसमें आप शब्द लिख दीजिएगा। तो उत्तरी पूर्वी भारत हिमालय के अंतर्गत वो इलाका भी आप लिख सकते हो। दूसरा है, इसके अंतर्गत हम अगर इंडिया के मैप की बात करें तो ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी, हम पश्चिमी घाट की तरफ बात कर रहे हैं। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर सदाबहार उष्णकटिबंधीय है वो प्रदेश, और कहां से कहां, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक। आप ये भी इसमें लिखना चाहें तो वही लोकेशन, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक। इसमें हमने कहा तराई प्रदेश और प्लस 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, इधर वाले जो 7 राज्य हैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी भारत हिमालय। दूसरा पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट का पश्चिमी इलाका इधर वाला ही, कहां से कहां, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक का। और तीसरा है बेटा अपना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इधर वाला जो अपना ये इलाका आ गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है, आप रफली डायग्राम बनाकर भी आप यहां पर लिख सकते हो भी, इलाका थोड़ा सा करके यहां ये नाम लिख दें, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, और इधर आप इस तरीके से इस इलाके में आप ये लिख सकते हो उत्तरी पूर्वी भारत हिमालय, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आप अपने उत्तर को प्रभावशाली, 1 नंबर का है तो फिर आपको सिर्फ नाम ही देने हैं। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भारत हिमालय, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न। अगला 7वां प्रश्न देखिए, अब आपके सामने है 7वां, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का क्या उपयोग है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पहले तो आप इसको एक लाइन आप लिखेंगे जरूर, इसमें क्या लिखोगे, पहले प्रश्न की लाइन को शामिल करते हुए, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग है किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन एवं भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। आप एक लाइन तो ये लिखें, आप क्या लिखोगे कि जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। 1 नंबर का है तो इतना भी लिख सकते हो, 2 नंबर का है तो साथ में आप क्या कर सकते हो, इसमें आप ये लिख सकते हो, एक डायग्राम बना के मैं समझा रहा हूं आपको, यही लिख देना चाहिए, इसकी व्याख्या लिखने की जरूरत नहीं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गया, जैसे अशिक्षित व्यक्ति हो गया, अशिक्षित व्यक्ति, ग्रामीण और खेतीहर यानी खेती करने वाला, इस तरीके का जो इलाका है, जब किससे, यहां पर लिख देना जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, तो अशिक्षित को कर दीजिए आप शिक्षित, ग्रामीण को कर दीजिए आप शहरी, खेतीहर को कर दीजिए उद्योग या उद्योगों में काम करने वाला। तो क्या हुआ,
जब अशिक्षित ग्रामीण और खेतीहर इसमें चेंज हो जाता है, यानी अनपढ़ आदमी पढ़ा लिखा हो जाता है, तो क्या फर्क पड़ता है? तो पहले तो ये देखते हैं जहां ये सिचुएशन होती है अशिक्षित ग्रामीणों और खेतीहर की, वहां जनसंख्या पर क्या फर्क पड़ता है। तो आप इसके नीचे तीर लगा के आप यहां पर क्या लिख देना, उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, जहां अशिक्षा होगी, ग्रामीण इलाका है, सिर्फ खेती पर डिपेंड है, वहां पर क्योंकि अनपढ़ है, पता नहीं है अभी औलाद कितनी होनी चाहिए, सुविधा नहीं है तो स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलेगी तो मृत्यु दर ज्यादा होगी। तो इसका मतलब हाई उनकी बर्थ रेट है और हाई ही डेथ रेट है उनकी। तो अगर अब वो शिक्षित हो गए, शहरों में और उद्योगों फैक्ट्रियों में अच्छी जगह काम करने वाले हो गए, तो उनमें समझ विकसित होगी, और ये जो हाई लेवल है वो किस में आ जाएगा, लो लेवल में। तो आप क्या लिख दो यहां पर तीर लगा के नीचे, निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर। बड़ा ही इफेक्टिव उत्तर बनेगा आपको। एक लाइन ये लिख दो भी, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन और भावी जनसंख्या का पूर्वानुमान के लिए इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। और डायग्राम बनाना चाहो तो यही अशिक्षित ग्रामीण खेती, जो भी आप लिख दें, अनपढ़ वाली बातें आती है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होगी वहां। और अगर जननांकीय संक्रमण सिद्धांत से, यानी इसका मतलब ये चेंज हो गया, ठीक है, शिक्षित शहरी उद्योग हो गया, तो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होगी। तो आपका डायग्राम बनाकर इस तरीके से पहले डिब्बों में बंद कर दो दोनों को, इधर तीर लगा के जननांकीय संक्रमण सिद्धांत और इधर नीचे दोनों तरफ तीर लगा के उच्च और निम्न वाली ये बातें लिख दो। बहुत इफेक्टिव आपका आंसर होगा, एग्जामिनर आपके उत्तर से प्रभावित होगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर। अब ये 7वां तो हो ही गया आपका, 8वें में देखिए कि धात्विक खनिज से क्या अभिप्राय है। धात्विक खनिज, आपको बेटा ये भी पता होना चाहिए धातु क्या है। जिस बच्चे को नहीं पता है, मैं देसी तरीके से बता देता हूं, कोई आपको पूछ भी ले, भी भूगोल के हो आप, पता होना चाहिए जिस चीज में करंट आ जाती है ना भाई, वो धातु है, और जिसमें नहीं आए वो अधातु है। देसी फंडा। हालांकि बात यही है, लेकिन आपको समझने और समझाने के लिए, जिसमें करंट आ जाए वो धातु और नहीं है वो है धातु। तो 8वें में आप क्या लिखोगे, पहले तो आप हेडिंग लगाओगे धात्विक खनिज, और बिल्कुल छोटी सी एक परिभाषा लिखोगे कि जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे दो नाम था, धात्विक खनिज, तो जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल देना चाहते हो बेटा साथ में लिख सकते हो, जैसे तांबा, लोहा, चांदी, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, जो आपने पढ़े हैं किताबों में, वही ये हो गए धात्विक खनिज के उदाहरण। तो जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है उन्हें धात्विक खनिज है वो कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा थी। आगे बढ़ते हैं बेटा, और देखिएगा स्क्रीन पर अब आपके 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है कि, और बड़ा प्रश्न है भाई, और ये आपके 14वें पाठ से लिया गया है कि भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण बताइए। बहुत प्यारा प्रश्न है, भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण। तो इसमें आपको, अगर ये 3 नंबर का है तो मैं चाहूँगा आप कम से कम 5-6 पॉइंट आप इसमें जरूर लिखें। तो मैं आपको यहाँ पर पॉइंट जरूर लिख लेते हैं। आप 14वें पाठ है अपनी पाठ्य पुस्तक के 14 चैप्टर से ये लिया गया है, वहाँ पर भी इसकी व्याख्या की गई है। तो अब हम 9वें पर बात करते हैं। तो 9वें का पहले तो आप हेडिंग बना देंगे बेटा, भी भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण निम्नलिखित है। फिर आप एक एक करके अलग अलग लाइनों में आप सुंदर सुंदर तरीके से उसको लिखेंगे, और प्रत्येक पॉइंट को, क्योंकि आप उसके अंदर विस्तृत लिख रहे हो एक एक लाइन, अगर बड़ा 3 नंबर का है तो आपको कम से कम एक एक लाइन उसके अंदर जरूर लिखनी चाहिए। तब आपको प्रत्येक पॉइंट को अंडरलाइन भी करना है।
एक चीज ध्यान रखिए, बोर्ड परीक्षा में उत्तर को थोड़ा सा सुंदर तरीके से अंतर पूछे तो टेबल बना के करना है, कोई हेडिंग बनानी है उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है, इन बातों का ध्यान दीजिएगा। कोई गलती हो जाती है तो बुरी तरह से, जैसे यहां मैं आपको बताऊं भी आपसे कुछ गलत लिखा गया तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसे बहुत बुरी तरीके से उसको काट देते हैं। ऐसे नहीं करना है, आप ऐसे 2 लाइनें उस पर खींच दें, ठीक है, या फिर ऐसे 2-3 जगह ऐसे थोड़ा सा क्रॉस कर दें ताकि यूं गंदा सा नहीं दिखे आपकी कॉपी, ठीक है। तो 9 का पहला पॉइंट लिंगानुपात कम होने के, तो पहले आप लिखोगे बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता, बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता, ये पहला पॉइंट हो गया। ऐसे अंडरलाइन करके आप इसमें इस बात अपनी लिख सकते हो। भी अपने भारतीय समाज में क्या है, भारतीय समाज में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती रही है और भी लड़का होना ही चाहिए, तो उस पुत्र इच्छा के कारण ही जन्म से पूर्व ही है वो लिंग की जांच करवा ली जाती है, और अगर गर्भ में लड़की है तो गर्भपात करवा दिया जाता है। तो इस वजह से लड़कियों की संख्या है वो कम हो रही है। तो इसमें आप ये बात या इस हिसाब से आप लिख सकते हो, बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो बेटा, बाल विवाह, बाल विवाह, इतना भी लिख सकते हो पॉइंट, या इस पूरे पॉइंट को जैसा आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है, बाल विवाह के कारण प्रसव काल में मृत्यु, ये पूरा भी लिख सकते हो। और बाल विवाह तो क्या होता है, जब बाल विवाह हो जाता है, कम उम्र में लड़की है वो मां बनती है, तो उसका स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। तो स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण, क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलेगी, तो उससे उसकी मृत्यु होने की संभावना रहती है। तो बाल विवाह भी एक कारण रहता है लिंगानुपात कम होने का, ठीक है। तीसरी बात करते हैं बालिका शिक्षा का अभाव, बालिका शिक्षा का अभाव भी बच्चियों की जो है वो पढ़ाई वाली समस्या है। बालिका शिक्षा का अभाव होने से क्या होता है, वो जो स्वयं के साथ उसके साथ कोई भी मानसिक, शारीरिक या सामाजिक जो प्रताड़ना होती है उसका वो विरोध नहीं कर पाती है, ठीक है। तो उसका भी बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बड़ा नेगेटिव सोचती है भी ये लड़कियों का जीवन बड़ा ही खराब है, ठीक है। तो बालिका शिक्षा का अभाव, इसलिए गवर्नमेंट है वो पढ़ाई पर जोर भी दे रही है, ठीक है। तो बालिका शिक्षा का अभाव भी लिंगानुपात कम करने में सहायक है। चौथा पॉइंट है संतुलित पोषण की कमी, संतुलित पोषण की कमी, संतुलित पोषण की कमी। हमने, आप जानते हो संतुलित भोजन, ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण सब उचित मात्रा में होते हैं, तो वो संतुलित भोजन कहलाता है। तो अपने क्या है, ग्रामीण इलाका है जहाँ, तो वहाँ बड़ा ही जो गर्भवती महिलाएं होती है, गर्भ धारण से पूर्व और प्रसव, जिसको कहते हैं प्रसव से पूर्व या प्रसव के बाद, तो उसके खाने पीने का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उसकी असामयिक मृत्यु है वो हो जाती है। तो संतुलित पोषण की कमी होने से भी जो बच्चियों की जो डेथ रेट है वो बढ़ती है, महिलाओं की जो डेथ रेट है वो बढ़ती है। तो ये भी आप शामिल कर सकते हो। और इसी बात को अपने वो प्रसव वाली बात को आप अलग से भी पॉइंट बना सकते हो भी, प्रसव संबंधी यानी डिलीवरी, प्रसव संबंधी सुविधाओं की कमी, प्रसव संबंधी सुविधाओं की कमी, यानी गर्भवती महिला के प्रसव के लिए उचित और समय पर डॉक्टरी सहायता है वो नहीं मिल पाती है। गांव के अंतर्गत इतने हॉस्पिटल नहीं हैं, डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं, तो समय पर इलाज नहीं हो पाता, सुविधा नहीं मिल पाती, तो कई बार होता है प्रसव के दौरान ही महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक कारण है, ठीक है। तो देखिए हमने 5 कारण हमने लिखे हैं, और भी अपने जैसे एक और बना लेते हैं। छठा कारण है महिलाओं की आर्थिक परतंत्रता, महिलाओं की आर्थिक परतंत्रता, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, पुरुष पर डिपेंड करती है, महिलाएं ज्यादातर पुरुष पर डिपेंड करती है भी, ठीक है भी वो ही हमें कमाई लाके देगा।
तो महिलाओं की क्या अपनी गरीबी के कारण, पैसों की कमी के कारण है, तो वो उसको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से भी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए बेटा, हम इस तरीके से बड़ा, हम और भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो भी। बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता, ये लिंगानुपात कम होने का कारण है। बाल विवाह एक कारण है। बालिका शिक्षा का अभाव यानी कमी, संतुलित पोषण या संतुलित भोजन की कमी, प्रसव संबंधी सुविधाओं की कमी है, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता है, या प्रसव पूर्व और प्रसव के पश्चात महिलाओं की देखभाल का अभाव है। भी प्रेग्नेंट महिला का किस प्रकार से देखरेख करनी चाहिए, बाद में किस तरीके से देखरेख करनी चाहिए, बहुत जगह, बहुत ग्रामीण अंचलों में इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से भारत में लिंगानुपात है वो कम होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप पॉइंट बनाकर अपने उत्तर को अच्छे से दे सकते हो। ये प्रश्न 14वें पार्ट से लिया गया था। आगे बढ़ते हैं बेटा, और आज का अंतिम प्रश्न, जैविक व रासायनिक कृषि की तुलना कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, जैविक व रासायनिक कृषि की तुलना कीजिए। तो बेटा ये जो आपका प्रश्न है ये आपके 18वें पार्ट से लिया गया है। अंतिम जो 10वां प्रश्न है वो 18वें पार्ट से लिया गया है, और मेरे पास जो बुक है उसके अंतर्गत 200 नंबर पेज पर ये दिया हुआ है। एक पूरी टेबल बनी हुई है पूरे पेज के ऊपर, जैविक और रासायनिक कृषि। तो इस प्रश्न को आप बड़ा ही 10वें प्रश्न में, एक तरफ जैविक कृषि और दूसरी तरफ रासायनिक कृषि, आप टेबुलर फॉर्म में इधर 1 नंबर, फिर इसकी सीध में 1 नंबर, 2 नंबर की सीध में 2 नंबर, इस तरीके से आप जैविक और रासायनिक कृषि में अंतर है वो लिखेंगे। और आपकी यहाँ 14 अंतर यहाँ पर दिए गए हैं, और मैं चाहता हूं कम से कम आप 10 अंतर आप इनमें से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 4 नंबर का प्रश्न है, तो अगर आप 8 अच्छे अंतर लिखते हो तब भी आपको टीचर पूरे नंबर वहां उपलब्ध कराएगा। 3 नंबर का है तो कम से कम 6 अच्छे अंतर वहां पर जरूर लिखिए। 2 नंबर का है तो आप 4 अंतर कम से कम लिखिए। तो क्योंकि हो सकता है बोलने वाली समस्या रहती है, तो मैं चाहता हूं 14 है तो कुछ 10-12 आप बार बार उनको पढ़िएगा, याद रह जाएंगे। जैसे अपने कुछ बात करते हैं भी जैविक कृषि में क्या है, रासायनिक कृषि में। ठीक है, तो जैविक कृषि यानी जो जैविक खाद और परंपरागत तरीकों से खेती की जाती है। रासायनिक वालों में हम कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। और जैविक कृषि में दूसरा पॉइंट आपके दे रखा है भी जैविक जीवों से पदार्थ जो प्राप्त जो खाद होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ हम लिख सकते हैं रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा दे रखा है जैविक कृषि में मानव श्रम यानी मानव की मेहनत अधिक लगती है, जबकि उधर हम कह सकते हैं भी उधर है जो मशीनों का इस्तेमाल है वो ज़्यादा होता है। और जैविक खाद बनाने के लिए हमें जैविक घर तैयार करने पड़ते हैं, बहुत माथाफोड़ी करनी पड़ती है, और उधर है वो फैक्ट्रियों में तैयार हुई अपने आप हमें उपलब्ध हो जाती है। 5वां है भी जैविक खाद में है वो उपजाऊपन को बढ़ाने में सहायक है, लेकिन ज़्यादा रासायनिक खाद के इस्तेमाल करने से भूमि है वो उसकी उर्वरा शक्ति यानी उसका उपजाऊपन है वो कम हो जाता है। धीरे धीरे उसका उपजाऊपन है, उर्वरा शक्ति है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ, और जैविक कृषि में जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि रासायनिक कृषि के अंतर्गत है वो जल की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है। तो बहुत ही आसान भाषा में यहाँ 14 अंतर दिए गए हैं। आप इनमें से कोई भी 10-12 सिलेक्ट करके उनको बार बार आप रिवाइज कीजिए। तो बेटा ये था आपका स्माइल प्रोजेक्ट में भूगोल विषय के चौथे पेपर के 10 प्रश्नों पर अपने बात की। आप इनको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार जैसे जैसे आगे प्रश्न आते रहेंगे हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत जल्द जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपकी परीक्षा का समय सारणी है वो आ जाएगी। आपको सूचना भी हमने दी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा करवाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया है। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा अगले 4-5 दिन में आपके पेपर हैं वो आयोजित हो जाएंगे। तो इसलिए बड़ा सीरियसली होके एक बार अच्छे से इन चीज़ों को आप रिवाइज कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा और घर पर रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।